हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं लवन्या एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, आज वही हम प्रैक्टिस सेट करेंगे लेकिन नए क्वेश्चंस को लेके। प्रीवियस ईयर आज की क्लास में क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसको लाने का हमने प्रयास किया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, हमेशा एक ही कमेंट आता है, मैम क्या पढ़ें एसएसटी के लिए। तो एसएसटी के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो एसएसटी के लिए आप कोई एक बुक पढ़ के कहें कि मैम एक बुक बता दीजिए, मार्केट से हम उसको ले लें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को याद रख लीजिए। पहले मैं 2 मिनट थोड़ी सी चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ। वो लोग कह रहे हैं कि एसएसटी के लिए कोई एक ऐसी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि जो आप एक बुक में आपको बता दूं, आप जाएं मार्केट से परचेस करें और उसको पढ़ लें। आपको जैसे इसीलिए कोचिंग का सजेशन दिया जाता है। वहां से क्या होता है कि आपको कोचिंग में हर जगह से समराइज करके एक नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टीचर के द्वारा। तो वहां पे आपको जो मटेरियल ढूंढने में मार्केट में टाइम लगेगा, वो आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाता है। बस यही प्रॉफिट होता है आपको वहां से, ठीक है। तो यूपी टेट आपको पास करना बहुत जरूरी है। और देखिए, सीटेट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यूपी टेट इजी है, ये बात मैं कह रही हूँ क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है वो बहुत लेंथी पेपर होता है। उसको बच्चे क्या कर पाते हैं, क्वेश्चंस पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, वो तो पूरे क्वेश्चंस को टच ही नहीं कर पाते हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं, ठीक है। और हम क्यों वेट करें? जैसे मान लीजिए सीटेट चलिए हमारा क्वालिफाइड है, बहुत बच्चे हैं जिनका सीटेट क्वालिफाइड होगा, लेकिन इन केस अगर किसी कारणवश आपसे मांग लिया गया दोबारा से, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि सीटेट को मान्य नहीं किया गया, आपसे मान लीजिए कि नहीं आपको यूपी टेट पास करना ही होगा, यूपी टेट वाले बच्चों को ही रखा जाएगा, फिर आप क्या करेंगे बताइए? इसलिए हमें अपनी चीज़ों को अपने तरीके से मानना होगा और करना होगा। मतलब हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना है, हेक्टिक नहीं होना है, ठीक है। आया है एग्जाम, पढ़ लीजिए। जीएस तो एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। हाँ, 60 में 60 नंबर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 60 में 50+ नंबर आपको लाने की मेरी जिम्मेवारी है। 60 में 60+ उन्हीं बच्चों के आएंगे जो रेगुलर क्लासेस करेंगे, सारे नोट्स प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन 50+ तो आ सकते हैं, तब आ सकते हैं जब आप अब खुद से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। एकदम से टीचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। आपको एनसीईआरटी 6 to 8 की पढ़नी ही पड़ेगी, आपकी क्लासेस आपको, लेकिन क्वेश्चंस लगाने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको थ्योरी पढ़नी ही होगी। तो अब मैं आज के क्लास का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, और ये क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस नए आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है। 50+ बहुत अच्छे से आएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आएगा आपका, ठीक है। और वो कैसे आएगा, आपको प्रॉपर मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, सारी चीजें आपके साथ की जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सहायक संधि है ना, की जो नीति की शुरुआत की थी वो किसने की थी? सहायक संधि की नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने? बताइए। आते हैं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आते हैं मार्क्स, क्यों नहीं आते? अभी सीटेट का रिजल्ट आया, एक दो मेरे नॉन स्टूडेंट्स हैं जिनका सीटीपी में 30 आउट ऑफ 30 आया है, जिनका एसएसटी में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट में मेरे से क्लास ली थी, कितने में दिखा, चलिए किसी दिन बुलाते हैं उनको। तो उनके किसी दिन स्टूडेंट्स के कितने ऐसे हैं, 60 में से 55। एसएसटी जैसे ही सीटेट के पेपर में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 52 53, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 50+ आया है, जबकि यूपी टेट में तो आ सकता है 60, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, लेकिन आपको अपनी चीजों को पूरा ब्रॉड पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर आप अंदाजा लगा के बैठे हैं, जैसे बिहार एस्टेट के एग्जाम में बहुत स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को किस तरीके से बच्चों के साथ धोखा हुआ। वहां पे क्या किया, बच्चों ने भरोसा कर लिया कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सोचा कि अरे, पहले जो बिहार में एस्टेट 1 का जो एग्जाम हुआ था, पहला फर्स्ट वाला जो एस्टेट हुआ था, सेकंड वाला एस्टेट हुआ, उसके कंपैरिजन में बहुत इजी इजी थे। अब थर्ड में जो अभी जो लेटेस्ट बिहार एस्टेट हुआ है, उसको देखा तो नेट लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिया आयोग ने, है ना। तो फिर जो बच्चे पुराने प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगा के गए थे, उनका नहीं हुआ। तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही, नेट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती थी, तो बच्चों के कमेंट्स आते मैम आप बहुत हाई लेवल करा रही हैं। लेकिन जब एग्जाम दे के आए, लिटरली जो बच्चे क्लास में थे वो फिर आके बोले, मैम थैंक यू कि आपने इस तरीके से कराया कि हमारा एग्जाम पास हो गया।
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानते भी हैं इन सब चीज़ों को। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि की जो नीति है वो कब शुरू हुई थी, किसने की थी? ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। मैं लिखती हूँ आपको, सहायक संधि की जो नीति है 1798 से 1805 में चली। 1798 से सहायक संधि नीति 17 लिखिए 1798 से 1805 तक चली। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे उस टाइम। भारतीय राज्यों में ब्रिटिश नियंत्रण अपनाने के लिए चलती। ये क्यों चली? वेलेजली द्वारा। किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा, जिसके द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए, है ना, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए अपनाई गई एक कूटनीतिक चाल थी। नियंत्रण में लाने के लिए अपनाई गई ठीक है, चलिए तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अब आपसे सहायक संधि से रिलेटेड जो नया क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, उसको देखिए। क्या बन सकता है? जैसे आपसे पूछा सहायक संधि कब लाई गई, तो 1798 से 1805 के बीच में, है ना। तो सहायक संधि किसके द्वारा लाई, नीति शुरू की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो वेलेस्ली के द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए जो अपनाई गई एक कूटनीतिक क्या थी, ये चाल थी, उसको हम क्या कहते हैं? सहायक संधि कहते हैं। किसके द्वारा लाई गई थी? वेलेस्ली के द्वारा। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1764 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा बढ़िया से इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए फटाफट से। 1764 का बक्सर युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो जो 1764 का बक्सर युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? 1700 बक्सर के युद्ध की पूरी डेट क्या थी, यहाँ पे हम इसके पूरे फैक्ट लिखेंगे। देखिए, ब्रिटिश 1700, इसके दो क्या थे आपके फेवर थे। 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था, है ना, लिखिए। इस युद्ध के दो प्रमुख पक्ष थे। इस युद्ध के दो प्रमुख पक्ष थे। इस युद्ध के दो प्रमुख पक्ष थे। पहला पक्ष आपका था, लिखिए, ब्रिटिश सेना। जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था।
अब दूसरा, संयुक्त भारतीय सेना। अब संयुक्त भारतीय सेना में कौन कौन थे, इसको मैं पेज ऐड करके लिख रही हूँ, लिखिए। मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब, मीर कासिम था इसमें। कौन कौन, बंगाल का क्या था, वो पूर्व नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब। ठीक है, बंगाल का पूर्व नवाब। दूसरा लिखिए, शुजाउद्दौला अवध का नवाब। तीसरा लिखिए, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। ये क्या था, मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को अपने को देखते हैं। अब आपसे पूछा गया 1764 का जो बंगाल का युद्ध था किस किस के बीच में हुआ था, बताइए। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और बनाम अंग्रेज, इसी के बीच में हुआ था ना। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? किसी सिंगल स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर ना? चलिए, तो इसका क्या आंसर होगा? सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ इश्यू हो रहा है क्या? सर म्यूट है ये पहले। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका, धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, है ना। धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, बताइए। धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो ये जान लीजिए कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो जो सबसे पहले किसने दिया है? धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं, है ना। तो धन निष्कासन का जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पूछा जाता है आपसे किसने दी थी, तो वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये कपास वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे, बार बार, कम से कम 10 बार पूछा गया है। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। जो क्वेश्चंस मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, अगर वो रिवीजन के तौर पे आ रहे हैं तो उसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, उसमें आप सीधे क्वेश्चन और आंसर हम करते जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाएगी आपकी काली मिट्टी। क्या मानी जाएगी? कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी मानी जाएगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, होमवर्क में आपका क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? ये क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आप लोगों को क्लास जब आप देखेंगे तो क्लास के एंड में आप लोगों को कमेंट करना है और बताना है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। बताइए, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, मतलब कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, लिख लीजिए। लिखिए, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैं छत्तीसगढ़ ऐसे ही लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना। ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। तो क्या क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। हो गए ना 8? ठीक है, चलिए, कौन कौन से 8 होते हैं इसको याद कर लीजिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से गुजरेगी ना, नेपाल से ना, पाकिस्तान, श्रीलंका से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए,
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब देखिए समानता का अधिकार, आपको मैं कह रही हूँ पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स को इतना अच्छे से पढ़ के जाइएगा हर बार, और मैं फिर लिख के दे रही हूँ, आप ये मेरी वीडियो को रख लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार से यूपी टेट में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे समानता पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका? भाग 3 में मौलिक अधिकार का किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। और जो अनुच्छेद क्या है आपका? छत्तीस से 12 से 35, 36 से तो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, वर्तमान में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6। पहले कितने थे आपके? कितने थे? 7, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 300A में उसको डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार किस में आता है। देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपको 19 में है। 19A में बहुत पूछा जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता, वो किस में है? 19 में। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 32 में क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है 32 में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका क्या होता है? जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत? 26 के तहत। और 26 के तहत आप जाके 5 प्रकार की रीट जारी होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, और 2 कोई आप बताइए कौन कौन सी हैं? बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, और बताइए 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि कल परसों वाली क्लास में मैंने आपको 5 लिखवाई हैं, ठीक है। और फिर आपका आता है जैसे आप लोग के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन हो रहा है तो 32 के तहत तो आप चले जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब आपको मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, हाई कोर्ट जाना है, तो हाई कोर्ट जब आप जाएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे? 226 के तहत। किसके तहत जाएंगे? अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोगों को बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पूछा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की अगर आत्मा पूछा जाएगा, अंबेडकर जी का उसमें नाम नहीं होगा तो प्रस्तावना आंसर होगा। लेकिन पूछा जाए आपसे कि BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर यहाँ तक सभी को? मुझे लगता है इसी तरीके से हमारे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इसी तरीके से फ्रेमिंग करके घर पे पढ़ना है। आप लोग को उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चंस आएंगे, जिम्मेवारी है, कराया जाएगा आपको, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपके लिए प्रयास किया जा रहा है बहुत पहले से, ठीक है। बस आपकी ही कंटिन्यूटी में कमी है तो कंटिन्यूटी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो क्लासेस में आपको समस्या आती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर जगह उसका क्वेश्चन आता है। और तैयारी करने वाले ऐसे कौन से छात्र हैं जो इस चीज़ से अवगत नहीं होंगे हड़प्पा सभ्यता से? तो वैदिक सभ्यता, ताम्रपाषाण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लौह युग सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता तो आपको पता है वैदिक काल को कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं? तो फटाफट से बताइए किस नाम से जानते हैं? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर करके बताते रहिए। तो हड़प्पा सभ्यता को हम किसके नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए। देखिए वैदिक और ताम्र 2 चीज़ तो एलिमिनेट हो गई। आपको सिंधु और लौह, लौह का क्या था? तरंजी खेड़ा से लौह के साक्ष्य मिले थे ना, तो कहाँ पे था वो भी वैदिक काल में ही था सबसे पहले। लेकिन अब आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बेस पे आप आंसर करेंगे, तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए आंसर क्या होगा? मैंने इसका आंसर नहीं बताया, समानता का अधिकार। तो 14 हो गया ना समानता का अधिकार, ठीक। चलिए अब देखिए फटाफट से, तो क्या होगा इसको? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों कहते हैं इसको सिंधु घाटी की सभ्यता? बताइए। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं?
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, बताइए। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शुरुआती प्रमुख शहर क्योंकि इसके शुरुआती प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं। आदि उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सहायक नदियों के पाए गए है ना। ठीक, तो क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया क्यों कहा जाता है उसको सिंधु घाटी? क्योंकि उसके नहर जो शहर हैं, ज़्यादातर जो प्रमुख शहर हैं वो हड़प्पा नदी के किनारे या फिर उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट करते हैं हम, जल्दी करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए पुरातत्व विषय है ना, पाकिस्तान में रावी नदी और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। अब इस पर एक नया क्वेश्चन कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा नामक स्थल की इसलिए पुरातत्वविदों ने इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। सबसे पहले उसी हड़प्पा नामक उसकी स्थल की खोज की गई 1921 में रावी नदी के किनारे, तो पुरातत्वविदों ने इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें फटाफट से और बताएं। ठीक है, और फिर इसके बाद में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल की जो खोज की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी? इस स्थल की जो खोज की थी वो किसने की थी, बताइए? दयाराम साहनी ने, है ना, लिख लीजिए, दयाराम साहनी।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? लिख लीजिए, दूसरा ना मोहनजोदड़ो ही था, दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने। उन्नीस सौ बाईस में, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड, ऐसे ही आना चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, हम ऐसे ही पढ़ेंगे डीप में, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस हैं आपके इसी तरीके से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके मुख्य सलाहकार कौन थे? उन्होंने अपने गुरु और मुख्य सलाहकार चाणक्य की सहायता से नंद वंश के, इन्होंने क्या किया, अपने गुरु और उसके मुख्य सलाहकार चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के, मार के, इन्होंने क्या कर दिया, किसकी, मौर्य वंश की नींव रख दी। किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रख दी थी, ठीक है। चलिए, किसको हरा के रखी थी? धनानंद को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसको हराया था इन्होंने? धनानंद को हरा के मगध में शक्तिशाली इसकी स्थापना, स्थान कहाँ पे था ये? मगध में। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइए, बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, कोसी को, यमुना को या फिर ब्रह्मपुत्र को? तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वो आपका गंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है? गलत, कोसी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बार मार्ग बदलती है। और ये बिहार का शोक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इससे जब बाढ़ आती है उससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इस नदी को हम क्या कह देते हैं? बिहार का शोक कह देते हैं। यहाँ तक किसी सिंगल स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, लाल ग्रह कौन सा है? पूछा जाता है आपसे, लाल ग्रह कौन सा है? बताइए, लाल ग्रह कौन सा है? बताइए, लाल ग्रह कौन सा है? चलिए, लिखिए, लाल ग्रह कौन सा है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके? और आयरन ऑक्साइड के कारण धूल दिखाई देता है। सूर्य से ये दूरी से देखा जाएगा तो कौन सा है? चौथा ग्रह है। लिख लीजिए, सूर्य से चौथा ग्रह है। सूर्य से चौथा ग्रह है। स्थायी बंदोबस्त, अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था?
आंसर करिए सभी लोग, ठीक है, फटाफट फटाफट से। भारत में स्थायी परमानेंट सेटलमेंट 1793 को लागू हुआ था, 1857 को लागू हुआ था, 1753 1873 1818, बताइए कब लागू हुआ था। तो कॉर्नवालिस के समय ये कब हुआ था? पहली बात तो कॉर्नवालिस के समय, लिख लीजिए भाई, कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू किया गया था। सेवनटीन 93 में, ठीक है, 1793 में। क्लियर? कब लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त पूछा जाएगा कब लागू किया गया था? 1793 में। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। और ये कहाँ पे, मुख्य रूप से कहाँ पे लागू किया गया था? 3 जगह, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 3, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्लास की चीज़ें क्लास में ही, घर तक नहीं ले जानी है, यहीं पे याद करिए, बात को ख़त्म करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बताइए, सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे लगता है मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। जल्दी बताइए, महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बताइए, महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? जल्दी बताइए। घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो जॉब वाले बच्चे हैं वो बैच ले लीजिए, जिससे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है तो, मैं ये नहीं कि मैम प्रमोशन के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं तो निकालिए, लेकिन पढ़िए बस। चलिए करते हैं। तो महात्मा गांधी 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? मैं लिखवाती हूँ थोड़ा सा, चलिए लिखिए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, है ना, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन कब किया था? ये 1 अगस्त, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, जिसे यह अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। यह अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था।
खिलाफ देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, लिखिए। इसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना और इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ लिख लीजिए। उद्देश्य, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग ना करना। इसका मुख्य उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना और स्वशासन प्राप्त करना और स्वशासन प्राप्त करना और जलियांवाला हत्याकांड, बाग हत्याकांड व रॉलेट एक्ट हत्याकांड व रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी गतिविधियों का विरोध करना। रॉलेट एक्ट काला कानून। असहयोग आंदोलन में ना तेज बहादुर शत्रु ने इसमें अपनी शर की उपाधि त्याग दी थी, का विरोध करना। ठीक है, इसी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ना है अभी इसमें। बस मैं आप लोग को एक बेसिक सारी चीज़ें समझा दे रही हूँ जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम अपनी चीज़ों को इसी तरीके से करते जाएंगे। अब आता है, चलिए इसका आंसर मैंने लगा दिया था ना आपका, हाँ ठीक। चलिए अब आता है आपका क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए ये मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताएंगे सारे बच्चे, क्या कह रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ा राज्य तो सबको पता है कौन सा है, राजस्थान है ना। चलिए तो फिर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के शीर्ष राज्य 5। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका पूछ लिया जाए दूसरा, पहला ना पूछे तो, मध्य प्रदेश। तीसरा आप लिखेंगे महाराष्ट्र। चौथा उत्तर प्रदेश, यूपी आपका, और पांचवा गुजरात। पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा नंबर है, तो चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, पहला क्या है आपका? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा है आपका गुजरात। ये पूछा जा सकता है थोड़ा टफ करने के लिए, एज इट इज़ नहीं पूछेगा लेकिन ऐसे पूछ लेगा। तो आपको तो सब याद होनी चाहिए ना, आपका तो जिम्मेवारी है कि आपको सारी चीज़ें याद करनी है। ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरी थोड़ी है, आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्थल मंडल किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से, किसे कहते हैं? फटाफट से जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, हम जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं बताइए? स्थल मंडल तो किसको कहते हैं? भूपृष्ठ को। ठीक है, पृथ्वी की 3 वो हैं, इस क्रस्ट मेंटल कोर, वो तो पता होगा ना आपको क्या क्या है? क्रस्ट मेंटल कोर, ये तो 3 अलग हैं।
ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे तीनों में पाया जाता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं, बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, कालिदास, चाणक्य, पढ़नी या फिर तुलसीदास? इससे ऑप्शन से ही कर लेंगे, बताइए। इंडिका किसका है, कौटिल्य का इंडिका है ना, तो अर्थशास्त्र के कौन है, चाणक्य है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। किससे ये पता है, अर्थशास्त्र नाम है इसका, पूछा जाता है अर्थशास्त्र उक चाणक्य की किससे संबंधित है, तो ये पता है अर्थ इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, ये आपकी किस राजनीति से संबंधित है। ये क्वेश्चन पीसीएस तक में पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इसको तो आप याद रखिए, ठीक है। तो किसे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके, चाणक्य, ठीक, क्लियर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके, चाणक्य हैं, क्लियर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य किसकी, हाँ अर्थशास्त्र, कौटिल्य, देखिए मैगस्थनीज किस है ना, इंडिका। लाल किला किसने बनवाया था, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अब इसमें आगरा का तो पूछा है नहीं है, दिल्ली वाला ही पूछा जाएगा, रेड फोर्ट, है ना। तो चलिए लिखिए फटाफट से, फटाफट से करें। लाल किला किसने बनवाया था, जल्दी, आंसर तो नहीं आ रहा है भाई। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है। दिल्ली का लाल किला, अगर आपसे आगरा नहीं रहेगा तो फिर दिल्ली का ही बताएंगे, ठीक है। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 48 के बीच में बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच में बनवाया था। उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इस किले का निर्माण करवाया, ठीक है। 2007 में इसे विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है, किसमें, 2007 में। तो ये कहाँ वाला है, दिल्ली का, किसका है, दिल्ली वाला है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए फटाफट जल्दी से, अब क्वेश्चंस को करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जल्दी जल्दी, अब हम सिर्फ आंसर्स को करेंगे, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, देखिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, 4 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा महासागर है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है आपका, डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं, जो आपके नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, बताइए। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान, देखिए डीपीएसपी से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या किया गया है, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है,
ठीक है। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्या है? राज्य के लिए वादेकारी हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य इसको करेगा ही करेगा कार्य के लिए। ये लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए, इसमें सारे बहुत है ना, तो पर्यावरण के लिए, समान नागरिक संहिता है ना, सभी को समान वेतन, महिलाओं के लिए प्रसूति की अवस्था में अवकाश की व्यवस्था, ये सब इसमें है डीपीएसपी में। लोकतंत्र जैसे देश में अगर सरकार इसको डीपीएसपी के कार्य करती है, नहीं करेगी तो वो फिर अगली बार शासन में कैसे आएगी? तो जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए इसको लाया गया, संविधान में रखा गया है। तो ये मूल संविधान का ही भाग है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है और आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि अब देखिए वहीं आते हैं, ये तो क्या है, अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन 36-51A में है, अनुच्छेद 51A में किया गया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? उम्मीद है कि नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्या आंसर होगा जल्दी से। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने कहा था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने कह दिया? बताइए भाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसने कह दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। क्लियर? किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से हैं बताइए। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। सात महाद्वीप कौन कौन से हैं? कल वाली क्लास में होमवर्क दिया था, किसी ने नहीं किया। ये आप लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, मैं सीक्वेंस में लिख दे रही हूँ। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मैप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे छोटा पूछा है आपसे, तो सबसे छोटा आपका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। पहला क्या है? देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कई बार ये मैंने इसलिए सीक्वेंस वाइज लिख दिया है बेटा, क्योंकि कई बार ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाते हैं कि सही क्रम में इसको लगाएं, तो इसका क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जिसमें गो बैक के नारे दिए गए थे। चलिए क्लास बड़ी हो जाएगी, इससे जल्दी जल्दी आंसर्स कर ले रहे हैं। साइमन कमीशन भारत आया था 1927 को। जो साइमन कमीशन आपका आया था भारत कब आया था? 1927 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा क्या है? ठीक है, फटाफट से, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी क्या है आपकी? विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा जा रहा है आपसे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। बताइए भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये तो कोई भी बता देगा, हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है। तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तमिलनाडु की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है? बताइए किसकी है? भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किसकी है?
भारत में सबसे लंबी तटरेखा पूछा जा रहा है तो वो किसकी है, आपकी गुजरात की है। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, क्विक इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन क्विक इंडिया मूवमेंट चलाया गया था 1942 में, 1942 में। चलिए, कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव होती है, लोहा, पारा, तांबा, बताइए क्या होगा, क्या होगा, पारा, है ना, सही है। चलिए, क्या आंसर होगा इसका, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, क्या होगा, उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं, उगते सूरज कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं, ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा, उगते सूरज की जो भूमि कहते हैं हम किसको कहते हैं, जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, यूएन का कौन सा अंग शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है, यूएन का कौन सा अंग, ठीक है, कौन सा है, यूएन का कौन सा अंग शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है, तो वो आपका है सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होंगे, गौतम बुद्ध होंगे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा, है ना। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है आपके, गौतम बुद्ध, क्या है, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, है ना, धर्म, ये जो कुछ शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो बताइए, जिसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, इसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, हटाया गया था, तो इसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, किसको, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, यहाँ तक अब हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। अभी हमारी क्लास 11 बजे चलती है, सारे बच्चे 11 बजे यूट्यूब पर लाइव आएंगे, हम क्लास को 11 बजे करते हैं, ठीक है, और सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखना ना भूलें, ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, आप खुद देखेंगे क्लास को तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा माध्यम से आपका सारा क्विक रिवीजन हुआ जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं कल 11 बजे, आपकी क्लासेस की टाइमिंग, हम 11 बजे ही मिलते हैं, 11 बजे ही मिलते रहेंगे, बाकी देखते हैं बाद में। और हमारे यहाँ तर्कस बैच चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हैं, जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन जुड़ जाइए, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन जुड़ जाइए, किसी भी बच्चे को जो भी हमारे यहाँ बैच से जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं कल, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो श्योर कमेंट करेंगे, आप क्लास में जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, किसी स्टूडेंट लिटरली, चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम लोग, ओके बाय।